अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। आवाज क्लियर समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा देखें, इशू है वो स्पीकर चेंज किया था, कुछ मसला बिल्कुल हो सकता है, उसको एडजस्टमेंट भी करवाने के लिए कहा है, लेकिन अभी बात यह है कि समझ आ रही है बात नहीं, बस आ रही है तो फिर आगे चलिए। अच्छा मैं ना 2 सवाल पूरे कर दूं, फिर ऑटम 20 पे करता हूं बात, वरना फिर वो 2 सवाल रह जाएंगे, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग का फिर एक सवाल होमवर्क देना है। अगर एंड तक कर सका डिस्कस तो ठीक है, नहीं तो कल पहले कर लूंगा। ऑटम 20 मैंने होमवर्क दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा कल वो जो 8200 का एक मसला रुका था, उस पर बहुत सोचने के बाद सोल्यूशन मैंने एक्सचेंज कर रहा हूं मैं वो जब ऑपरेशन करके देखा है तो फिर उसमें एक्सचेंज लग रही है मुझे। मैं आपको समझा देता हूँ, रीजन भी बता देता हूँ। आप ही काबिल बच्चे हैं, अगर किसी काबिल बच्चे को लगे कि नहीं ऐसे नहीं तो वो भी बता दीजिएगा। कल वाले सवाल में ना एक पॉइंट था सेल ऑफिस वाला 8200 कॉन्ट्रैक्ट के लोग थे जिनको या तो हमने फारिग करना था या लाहौर भेजना था, तो उसका ट्रीटमेंट मैंने शट डाउन वाले ऑप्शन में 2000 लिया था 2460 की जगह, और कंटिन्यू ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिया था। तो अब उस कुछ भी नहीं के ऊपर आपको मैं चेंज बताता हूं, और आप बिल्कुल बता कह सकते हैं कि इसमें अगर आपको इख्तलाफ है तो। मैंने बहरहाल उसको जिस थॉट प्रोसेस से सोचा था वो रिजल्ट बता देता हूं आपको। इस तरह की ना कुछ गहरी गहरी चीजें होती हैं जो बातों का एग्जामिनर से भी मिस हो जाती हैं, वो पॉइंट नहीं पिक कर रहा होता। जैसे इसके असल आईकेप के सोल्यूशन में ना वो 1600 वाले पॉइंट का एरर भी था, वो जो कल मैंने मटेरियल लिखा था 1750 उसमें आईकेप के सोल्यूशन में गलती भी थी। तो ये पॉइंट भी मिस हो गया था, मैंने भी नहीं गौर किया हुआ था। तो कल आपको पढ़ाते पढ़ाते अचानक गौर किया है, तो उस पर सोच के अब मैं आपको उसका आंसर बना के दे रहा हूं। अगर हम इन लोगों को, किन लोगों को, क्या बात हो रही है, ये वो जो सेल ऑफिस के लोग हैं, अगर हम इन लोगों को लाहौर बेचने का सोच रहे हैं तो लाहौर कह रहे जाओ घूम फिर आना, काम होगा ना, लाहौर में काम होगा। तो अगर हमने फैक्ट्री को कंटिन्यू किया, अगर फैक्ट्री को कंटिन्यू किया तो इन लोगों को यहीं पर यूज करेंगे और कितने पैसे देंगे, 8200 पैसा हमारी जेब से जाएगा, और लाहौर का काम बंद हो जाएगा। लाहौर के काम में फिर और लाने पड़ेंगे, उनको भी फिर इतना ही देना होगा अगर इसको अल्टरनेटिव ले रहे थे तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ कराची में भी इन लोगों से काम लेना है और लाहौर में फिर और लोग लेने हैं। यानी अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो इस बिजनेस में क्या हो रहा होगा, लाहौर ऑफिस के लिए भी कुछ लोगों को पैसे दे रहे होंगे और कराची काम के लिए इन लोगों को पैसे दे रहे होंगे। लेकिन अगर हम शट डाउन कर देते हैं तो इन लोगों को हम फारिग कर देंगे, कितने पैसे देके, 2460 इन लोगों को पैसे देके फारिग कर देंगे, और लाहौर नहीं 2000 नहीं 8200 वहां के लोगों को दे रहे होंगे, इनको फारिग जो कर देंगे तो लाहौर वालों को पैसे दे रहे होंगे, या फिर इनको लाहौर भेज देंगे और इनको 8200 देंगे, लाहौर वाले नहीं चाहिए होंगे। तो ये इस वक्त सामने मैंने पूरी पिक्चर लिखी है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं, बिजनेस ओवरऑल देखें तो इन लोगों से भी काम लेना है, पैसे जाएंगे जेब से, लाहौर वालों से भी काम लेना है, वो भी जेब से पैसे जाएंगे। ठीक है वो, अच्छा चलो कोई बात नहीं। और अगर हम शट डाउन करते हैं तो इन लोगों को इतने पैसे देके फारिग कर देंगे, लाहौर के लिए तो चाहिए होंगे, या फिर इनको इतने पैसे देके लाहौर भेजेंगे और इतने पैसे इनको काम के देंगे, और जब इन्हीं से काम करा रहे होंगे तो लाहौर वाले नहीं रख रहे होंगे। यहां तक कोई इख्तलाफ है? अब इन सब में एक 8200 निकाल देता हूं, तीनों में एक 8200 वो मैंने उड़ा दिया।
तो अब इस वक्त अगर कंटिन्यू किया तो जेब से चले जाएंगे, और अगर शट डाउन किया तो ये, तो शट डाउन में ये आउटफ्लो आएगा और कंटिन्यू में ये आउटफ्लो आएगा। है जी, क्या हो गया इसमें, बताएं कोई अख्तलाफ? तो कंटिन्यू में 8200 और आउटफ्लो लिख लें, उसकी वजह से टोटल चेंज हो जाएगा और कंक्लूजन भी चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू में कंटिन्यू पूछ रहे हैं ना, जो इन्हीं लोगों से अब हम 9 महीने काम कराएंगे तो उसका 8200 देंगे ना उनको। कंटिन्यू में इन्हीं लोगों से जब काम करवाएंगे तो उनको 8200 देंगे, वो वाला 82 लिखेंगे। क्या हो गया? दोबारा लिख देता हूं, अगर हमने इनसे काम करवाया तो 8200 इन लोगों को देंगे, तो लाहौर में भी तो काम होता है ना, वहां के लोगों को भी 8200 देंगे। अगर हम इन लोगों को फारिग कर देंगे तो इनको तो 8200 नहीं देंगे, लेकिन लाहौर वालों को तो देंगे। और अगर इन्हीं को हमने 2000 देके लाहौर भेजा तो इन लोगों को 8200 देंगे और लाहौर के और लोगों को भी 82 देंगे? नहीं। तो तीनों में जो कि 8200 कॉमन था, तो मैंने 8200 तीनों से उड़ा दिया। तो इसलिए कंटिन्यू के अंदर $8200 का आउटफ्लो आ जाएगा। हाँ जी, मैंने कहा था कंटिन्यू में आएगा, डिसीजन भी चेंज होगा, तो आपको करने को कहा था, कर लिया। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन,
फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का कॉन्सेप्ट ये है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोसेस 1 से आउटपुट होते थे जॉइंट प्रोडक्ट्स ए और बी। ए के बनते थे लेट से 6000 केजी और बी के बनते थे 9000 केजी जॉइंट प्रोडक्ट्स। ए सेल हो जाता है फॉर 500 पर केजी। बी के बारे में हम सोच ये रहे हैं कि इसको बेच तो सकते हैं फॉर 700 पर केजी, और इसको बेचेंगे तो सेलिंग कॉस्ट आएगी 20 पर केजी। लेकिन साथ ही साथ एक और बात माइंड में ये चल रही है कि इसको ना बेचने की बजाय प्रोसेस 2 में डालें, और जब प्रोसेस 2 में डालेंगे तो इससे बी प्लस बनेगा। बी प्लस के बन जाएंगे 8000 केजी, 1000 जाया हो जाएंगे, और इस दौरान खर्चा भी आएगा। प्रोसेस 2 में मजीद खर्चा आएगा 140,000, और ये जो बी प्लस होगा ये बिकेगा फिर 1000 रुपए का, और इसको बेचने में 30 रुपए खर्च होगा। ये ज्यादा कोने में हो गया, पता ना? तो इस वक्त डिसीजन ये होने लगा है कि बी को हम एज इट इज बेचें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। इस डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे ये रेलेवेंट है कि बी बनता कितने का। क्यों? क्योंकि बनने के बाद ही तो डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे खड़े हैं। ये बनेगा तो ही तो इस फैसले के पॉइंट तक पहुंचेंगे कि बेचें या आगे प्रोसेस करें। तो इस सारी डिस्कशन के अंदर डिसीजन मेकिंग ये डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग। बी कितने का बनता है ये नहीं है रेलिवेंट, क्योंकि बी तो बनना ही बनना है। तो रेलिवेंट बात ये है कि बी ऐसे ही बेच दे या फर्दर प्रोसेस करके बेचे। तो इतनी डिसीजन मेकिंग तो आपने पढ़ी रही है, क्या करें? दोनों ऑप्शंस कंपेयर करके देख लें, देखें, करें कैलकुलेट, देखें क्या करना है, कैलकुलेट करें।
जी क्या हल निकला? कैसे? अगर सेल नाउ कर दें तो हम इनको सेल कर सकेंगे 9000 इंटू 700, माइनस भी कर सकते हैं, अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है मैंने 20 रुपए पर किलो की बजाय टोटल बताए होते। ये क्या बना? और सेलिंग कॉस्ट 9000 इंटू 20, 180,000। ये हम बिल्कुल 680 भी कर सकते थे, मैंने अलग सिर्फ इसलिए लिखवाया क्योंकि अभी जो सवाल कराने लगा हूं उसमें ये टोटल दिए हुए थे 6। और अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग कर लें तो 8000 किलो बिकेंगे 1000 का, और कन्वर्जन के ऊपर खर्चा आएगा 140, और सेलिंग खर्चे आएंगे 8000 इंटू 30, 240, 762। तो फर्दर प्रोसेसिंग देता है। और इस कैलकुलेशन के लिए हमने P1 के खर्चे नहीं लिए, वो तो होने ही होने। तो एक सवाल हो गया, हो गया एक फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल। तो डिसीजन रूल क्या हुआ? आप लोगों ने कर ही लिया डिसीजन रूल, बिल्कुल ठीक है। डिसीजन रूल ये बना लेते हैं फिर कि सब ऑप्शंस की रेलिवेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करें। और वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें जिसपे प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ जी, नोटेड। चले पहले एक आसान सवाल करते हैं फिर मुश्किल करते हैं। स्प्रिंग 13 पढ़ लें। स्प्रिंग 13 कॉलन लिमिटेड पढ़ ले, मैं करता हूं।
सवाल पढ़ने को कहा है भाई? स्प्रिंग 13 कॉल अनलिमिटेड पढ़िए, मैं करता हूं। अच्छा, ये जो मिसाल अभी लिखी थी ना, अगर आप इसके बारे में ये कहना चाहें जो मैं बता रहा हूँ, अगर काम की लगे बात इसमें हम लोग पर केजी कंपैरिजन भी कर सकते थे, लेकिन टोटल इसलिए लाजमी करना पड़ा कि क्वांटिटीज का फर्क था। 9000 किलो से अगर 9000 किलो ही बनते तो हम लोग 680 को 800 समथिंग से भी कंपेयर कर सकते थे। नहीं समझी बात? ये जो हमने बी प्लस बनाए हैं, कितने बनते हैं? अगर ये भी 9000 ही बनते तो फिर दोनों की क्वांटिटी सेम होती ना, तो हम इनके पर केजी चीजों को भी कंपेयर करके फैसला कर सकते थे। टोटल इसलिए करना पड़ा कि क्वांटिटीज फर्क थी। अगर आपको ये काम की बात लगे, लिखना चाहें तो लिख लें, ना लगे तो कोई बात नहीं। तो उसको भी हम 8000 9000 से डिवाइड करके पर किलो निकाल सकते थे ना। चले, पढ़ लिया आपने सवाल। जी, पार्ट ए तो ये आपके बचपन का सवाल है, ये तो हमें ऐसे ऐसे कर लेना। पार्ट बी है फर्दर प्रोसेसिंग, लेकिन चले पार्ट ए भी तो करना ही है। पार्ट ए में इन्होंने कहा हुआ है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी कॉस्ट बांटते हैं। भूल भाल गए होंगे, पहले बनाया करते थे हम लोग क्वांटिटीज क्या जो
और पार्ट ए डिपार्टमेंट ए का सवाल है, डिपार्टमेंट बी तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाना है तो जाना है, कॉलन और स्टिग्मा डिपार्टमेंट ए में बनते हैं, तो ये डिपार्टमेंट ए का सवाल है पार्ट ए। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, इनपुट 75,000 है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल लॉस 12% है, इनपुट आउटपुट रेशो 188, इसका मतलब है 100 इन होता है तो 88 आउट होता है, तो 12% नॉर्मल लॉस होता है। हाँ जी 9,000। और एबनॉर्मल लॉस तो तब निकालते जब आउटपुट पता होता और बैलेंसिंग करते, तो आउटपुट तो नहीं पता 66। और चूंकि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं तो कोलन और कितना कितना जी ठीक है 65 35 42 900 23 100। क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, बनाने को तो बना लेते हैं, को मना नहीं गुना नहीं मिलेगा, लेकिन बनाने की जरूरत है। वर्किंग प्रोसेस भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, तो ईपी क्वांटिटी स्केड्यूल सॉरी ईपी में बस आउटपुट ही आएगा। मैंने पहले से क्वांटिटी स्केड्यूल कह दिया था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट आएगा उसमें, बस ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, तो ईपी रहने देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें फिर? करंट पीरियड कॉस्ट को 66 से डिवाइड कर दें, निकल आई। फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे निकालें? उसी को 66 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं निकालते, जस्ट करंट पीरियड कॉस्ट ही ले लेना, वही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स होगी। जॉइंट प्रोडक्ट में प्रोसीजर का फ्लो ये था कि क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, ईपी बनाया, कॉस्ट पर यूनिट निकाली, फिर उस कॉस्ट पर यूनिट से कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली, फिर उसको बांटते थे जॉइंट प्रोडक्ट्स में, या तो यूनिट्स की रेशो में या फिर टोटल एनआरवी की रेशो में, एनआरवी। तो ये प्रोसीजर था। अब मैं कह रहा हूं कि इस सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी नहीं है, नॉर्मल गेन लॉस भी नहीं है, तो ईपी बनाने की जरूरत नहीं है। ईपी नहीं बनेगा, बनाना है तो बना लें, 66,000 ही निकलेगा। फिर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? करंट पीरियड कॉस्ट को 66 से डिवाइड कर देंगे, आगे पर यूनिट कॉस्ट। फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे निकालेंगे? उसी को 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए हमने जो करंट पीरियड कॉस्ट है अगर वही लिख ले तो वो ही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स होगी। तो बताएं डिपार्टमेंट ए की करंट पीरियड कॉस्ट जी। मटेरियल कितना? 75,000 इंटू 60 45 और
12,000 आवर्स इंटू 150, 18 लाख। प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हुए एफओएच वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग लेते थे, नहीं टोटल ही लेते थे, तो वो कितना है? 125 एक है, 100 एक है, तो 225 225 27 लाख। नॉर्मल लॉस की रिकवरी, नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं है कहीं। 792 9 मिलियन में, सुबह तो 9 मिलियन था। ये आ गया कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, और हमने अब इसको तोड़ना है क्वांटिटी की रेशियो में या एनआरवी की रेशियो में? एनआरवी की रेशियो में। तो इसको जब हम बांटेंगे तो पोलन और स्टिग्मा और इनकी टोटल एनआरवी कितनी? पोलन कितने का बिकेगा? कितना जी? 90, और सेलिंग पे खर्चा आएगा 135। स्टिग्मा कितने का बिकेगा जी? माइनस, तो पोलन की टोटल एनआरवी हो जाएगी 3726 000 666 24 000 10350। अब हमने 9 मिलियन को इस रेशो में बांटना है, तो कॉस्ट बन जाएगी इसको इस रेशो में 3240 000 और 57। ये हमने 9 मिलियन को बांट दिया। ये है पार्ट ए। पुराने दौर का सवाल है इसलिए इतने नंबर है। पार्ट ए में अगर किसी को कोई मसला तो शर्म आनी चाहिए। अब आते हैं असल फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन पार्ट बी पे। इसको कर ले नोट, पूछना है तो पूछ ले कुछ, फिर पार्ट बी करता हूं। पार्ट ए नोटेड। जल्दी कर देना यार, एक सवाल और कराना है। चले नोटेड। पार्ट बी,
चले नोटेड। पार्ट बी में उसने पूछा हुआ है कि बताएं हम पोलन को ऐसे ही बेचें या इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचें। तो भाई अभी जैसे पहले किया था, सेल नाउ में हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, यही करना था ना, वो हो गया ऑलरेडी। तो सेल नाउ में हम टोटल एनआरबी ऑलरेडी निकाल चुके हैं 372। और अगर हम कर दें फर्दर प्रोसेसिंग तो कितने सीड्स बेच लेंगे? कितने सीड्स बेच लेंगे? निकालना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस 2 का सवाल शुरू हो गया, क्वांटिटी स्केड्यूल। हाँ जी, ओपनिंग ट्रांसफर इन 4 to 900, क्योंकि पोलन में ट्रांसफर होना है ना। न्यू मटेरियल 12,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल लॉस 4%, और इस 12,000 के बारे में लिखा हुआ है कि ये शुरू में ही आ जाता है, तो 4% इन दोनों पे लगेगा जी। 2196, तो आउटपुट बन गया 52704। ये है जो सीड्स बनेंगे। तो सीड्स आ गए 52704, कितने का बिकेगा? 125। 658800। सेलिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे 180,000। फिर डिपार्टमेंट बी में जो जो कुछ भी होगा वो सब आएगा। नया मटेरियल कितने का लगेगा? 12,000 इंटू 25 रुपए। लेबर लगेगी 3600 इंटू 150। FOH लगेगा 3600 इंटू 1 टोटल एंड ही बता दें 5154,000। तो कंक्लूजन क्या बना? फर्दर प्रोसेस करके बेचें। इसका कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्लास वर्क होमवर्क में लिखा करेंगे तो पेपर में लिखना याद रहेगा। एडवाइस मांगी है ना, तो लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी की लाइन लिखनी पड़ेगी कि फर्दर प्रोसेसिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे। चलिए नोट कर लें और स्प्रिंग 24 पे आए।
लिख लिया? स्प्रिंग 24 पढ़ लें। इस चैप्टर में पहला ही सवाल है टूर इंडस्ट्रीज। जिनके पास बुक पुरानी है और वो ओरिजिनल पेपर से देख रहे होंगे तो उसमें क्वेश्चन 3 था, पढ़ ले, मैं करता हूं। स्प्रिंग 24 टूर इंडस्ट्रीज पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। और ऑटम 23 होमवर्क कर दे बेटा, लेकिन करना है जरूर। ऑटम 23 एक ही सवाल है, ऑटम 23 होमवर्क करके आइएगा। अभी स्प्रिंग 24 पढ़ लें, टूर इंडस्ट्रीज, और ऑटम 23 होमवर्क है। आपकी हंसी खेलती शक्ल से लग नहीं रहा कि सवाल पढ़ रहे हैं यार। पढ़े पढ़े पढ़े। चलें, पढ़ लिया। इसका जो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है ना, वो तो है पार्ट बी। ये जो पार्ट ए है ये थोड़ा बहुत लिमिटिंग फैक्टर जैसा। चलें सवाल समझाता हूं। कहानी ये है कि हम अभी एक प्रोडक्ट वाई बनाकर बेचा करते हैं। पिछले साल का उसका डाटा ये टेबल में दिया हुआ, टोटल वैल्यूज हैं और सवाल में इंफॉर्मेशन है कि हम रेट्स भी फाइंड कर सकें।
मैनेजमेंट सोच रही है कि हम इस y से z बना लेंगे। हाँ, साथ एक और मटेरियल भी डालना पड़ेगा, जैसे अभी डिपार्टमेंट बी किया था, कुछ उसी तरह की बात होने लगी है। एक और मटेरियल भी डालना पड़ेगा, लेकिन हम z बनाएंगे और z बनाने का सारा डेटा ये 0.1 से लेके 0.5 तक तकरीबन बात की। रिक्वायरमेंट ए, अज्यूमिंग दैट, अच्छा नहीं चले, पॉइंट नंबर 5, पहला सेंटेंस, इससे क्या पता चल रहा है? लिमिटिंग फैक्टर आ गया। टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स इतने हैं, तो इससे पता चलता है कि लिमिटिंग फैक्टर है कहीं सवाल में। रिक्वायरमेंट ए, assuming that TIL intends to meet the entire demand of product Z, इससे पता चल रहा है कि मैनेजमेंट की रैंकिंग में प्रायोरिटी Z है। और बीच में जुमला काट के मैं सेकंड बुलेट पॉइंट तक पहुंच रहा हूं। उन्होंने आपसे पूछा है कि Y हम कितने ऐसे ही बेच देंगे। नहीं समझे बात? चले, जिनको समझ नहीं आई इधर एक और चीज समझाता हूं। लास्ट ईयर कितने Y बेचे थे? कैसे पता चलेगा? सेल्स दी हुई है और पॉइंट नंबर 3 में सेल प्राइस दी हुई है। 450 मिलियन सेल है और 25,000 प्राइस है। हमने 18,000 Y बेचे थे। लास्ट टाइम जितने Y बना सकते थे बना लिए थे? नहीं, हमने 90% कैपेसिटी यूटिलाइज की हुई थी। इसका मतलब है Y की डिमांड इतनी थी मार्केट में। लास्ट ईयर Y इतने बेचे थे। अब हमारा प्लान ये है कि हम इस Y को प्रोसेस 2 में डालेंगे, एक और नया मटेरियल भी डालेंगे और इससे Z बनाएंगे, और Z की डिमांड है 8,000 kg। मैनेजमेंट इंटेंड्स कि वो Z पूरा बेचना चाहते हैं, तो जितना Z बेचना चाहते हैं उसमें Y भी इस्तेमाल होगा, सारा का सारा Y इसी में इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी और बना के मार्केट में बेच लेंगे। हाँ, 18,000 से कम बेचेंगे। क्यों 18 से कम बेचेंगे? क्योंकि अब Y इसमें इस्तेमाल होगा, तो हमारी प्रायोरिटी Z है। Z बनाएंगे, Y उसमें यूज होगा, और जो इसके अलावा Y और बना सकते होंगे वो बना के बेचेंगे। ये आपकी रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग पढ़ के देखिए, ये बात समझ आ रही है या नहीं? पॉइंट 5 से मैंने इसको लिमिटिंग फैक्टर बनाया और रिक्वायरमेंट ए समझाई आपको। जी, रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग आई समझ? अब इसको सवाल प्लान कैसे करें? सवाल की रिक्वायरमेंट है कि हम कितना Y, अच्छा अगर रिक्वायरमेंट में वो सिर्फ ये भी पूछ लेता ना कि कितना Y बाकी बचा हम बेच सकेंगे, तो भी हम इसको लिमिटिंग फैक्टर की तरह ही सॉल्व कर पाते। क्यों? क्योंकि पहले Z बनेगा, Z में जितना Y लगेगा उसके अलावा Y तो ये हमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान से ही मिल रहा था। तो अभी सवाल की प्लानिंग यही है कि हमने ऑप्टिमम प्लान ही बनाना, लेकिन इसमें एक कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी कि कितना Y यहां लगेगा, तो पहले ये भी निकालना पड़ेगा। इसलिए उसने रिक्वायरमेंट में नाम लेके पूछ ही लिया। अगर रिक्वायरमेंट ए ये लिखी होती ना, अज्यूमिंग के TIL इंटेंड्स टू मीट द एंटायर डिमांड फॉर Z, तो आप बताएं हम बाकी कितने Y बेच लेंगे, तो भी प्रोडक्शन प्लान ही बनाना होता ना। लेकिन उसके लिए भी हमें पहले क्या चाहिए होता कि इसके लिए कितने Y लग जाएंगे, तो ही तो पता चलता बाकी कितने Y होंगे। तो इसलिए सवाल में उसने ये खुद नाम लेके पूछ लिया कि इसके लिए कितने Y लगेंगे। अच्छा, ये जो सवाल का पार्ट ए है ना, इस तरह की वर्डिंग पहले कभी किसी सवाल में देखी नहीं है लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन बहुत डिफरेंट स्टाइल में पूछा हुआ है। इस अटेम्प्ट का है स्प्रिंग 24। तो पार्ट ए की वर्डिंग समझ आ रही है बेटे? तो मैं करूं सवाल या बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही? आ रही। तो हमें करना तो इसको लिमिटिंग फैक्टर की तरह सॉल्व है, लेकिन फिर हमें पहले ये हिसाब निकालना पड़ेगा कि Z के लिए Y चाहिए कितने। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 24 का पार्ट ए।
जैसे अभी पार्ट बी डिपार्टमेंट बी सॉल्व किया था ना, उसी को ही उल्टा ऊपर चलाना पड़ेगा, क्वांटिटी स्केड्यूल। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें यह जानना पड़ेगा कि हमें y चाहिए कितने होंगे z बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें डिपार्टमेंट प्रोसेस 2 जो भी होगा उसका हमें क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें हम यहां आउटपुट 8000 लिखेंगे, यहां से उल्टा चलेंगे। तो ओपनिंग तो है नहीं, ट्रांसफर इन यानी कि y, न्यू मटेरियल यानी कि TS38, नॉर्मल लॉस कितना 20% ऑफ इनपुट, तो यहां से उल्टा चले तो 10,000। और इस 10,000 को इन दोनों में कैसे तोड़ें? कितना y और कितना TS38? TS38 0.6 किलो लगता है फॉर एवरी 1 किलो ऑफ y। ये इनकी रेशो होगी। 1 किलो y के साथ 0.6 किलो TS38 डलता है, तो हमने इसको इस रेशो में तोड़ना है। ये पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी बताई मैंने, पॉइंट 2 की अंग्रेजी तोड़िए। 6250 और 3750। ये रिक्वायरमेंट ए के पहले बुलेट पॉइंट का आंसर हो गया। अब इसमें से आंसर कौन सा है, चलो एंड पे तमीज से दोबारा लिख देंगे। ढूंढ तो लिया है हमने, ये रिक्वायरमेंट के पहले बुलेट पॉइंट का आंसर है। इसकी कैलकुलेशन में बताएं कोई तकलीफ परेशानी है तो। यहां तक कैलकुलेशन में कोई इतराज? चले अब दूसरी रिक्वायरमेंट के दूसरा बुलेट पॉइंट के प्रोडक्शन प्लान में बाकी वाई कितना बन सकेगा। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आवर्स। कितने से स्टार्ट होगा? 80,000। पहले क्या बनाएंगे? जी कितने किलो? 8,000। कितने आर्स लग जाएंगे? नहीं, ये जज्बाती आंसर है। यही इसकी एक बड़ी खूबसूरत कैलकुलेशन है। ये एग्जाम में बैठा हुआ स्टूडेंट इसको पहली बात ये कि ऐसे प्लान कर पाते, दूसरी बात चलो हो गया प्लान, यहां 16,000 नहीं आएगा ना, ना मशीन आर्स है तो लेबर आर्स, लेकिन 16,000 नहीं आएगा। देखें वाई भी उन्हीं लोगों ने बनाने हैं। वाई बनेगा, फिर वो जी में डलेगा, फिर जी पे 2 घंटे और लगेंगे। तो 8,000 जी बनाने के लिए वाई वाले आर्स भी लगने हैं। अब वो कितने लगने हैं वो इधर दिखाता हूं। पिछले साल, और ये पिछले साल वाली फिगर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें सवाल में नहीं बताया कि एक वाई के लिए कितने आर्स लगते हैं, ये नहीं बताया, इसलिए लास्ट ईयर वाला टेबल यूज करना पड़ेगा। लास्ट ईयर हमने वाई कितने बनाए थे? 450 मिलियन डिवाइडेड बाय 18,000 के। अच्छा निकालने क्या लगे थे, हो क्या रही है बात? तो अब हमने पिछले साल के डाटा से ढूंढना है कि एक वाई के लिए कितने आर्स लगते हैं। कितने वाई बनाए थे, टोटल आर्स कितने लगे थे? 21 इतने आर्स लगे थे, तो फिर एक के लिए कितने? 4। तो अब हमें जी बनाने के लिए टोटल, नहीं ये भी जज्बाती हरकत है, ये भी जज्बाती हरकत है। टोटल आर्स फॉर 8,000 kg जी 6 + 2 नहीं, 4 + 2 नहीं होगा।
हमें 8000 किलो जी बनाने के लिए कितने वाई बनाने पड़ेंगे? 6250 वाई बनाने पड़ेंगे। जी के लिए, और इतने बनाने के लिए 6250 इंटू 4 25,000, और फिर जो बाकी 8000 जी बनने लगेंगे उनमें हाँ बिल्कुल 16,000। अंग्रेजी देखें 2 आवर्स के साथ क्या लिखा है, पर केजी ऑफ जी। तो जी बनाने में 2 घंटे हैं, लेकिन वाई भी तो बनने हैं ना। तो टोटल 8000 किलो जी बनाने के लिए 41,000 आवर्स लग जाएंगे। 41,000, बाकी रह जाएंगे 39। और अब इस बचे कुछ ऐसे देखते हैं कितने वाई बना लें, कितने बना लें? 97। ये रिक्वायरमेंट का दूसरा बुलेट पॉइंट, रिक्वायरमेंट का पहला बुलेट पॉइंट, रिक्वायरमेंट का दूसरा बुलेट पॉइंट। हो गया? हाँ हो गया, पार्ट ए डन। तो बेशक इसको हाईलाइट कर दें, चाहे एंड आंसर तमीज से दोबारा लिख दें। टोटल वाई रिक्वायर्ड फॉर जी 6250, और टोटल वाई टू बी सोल्ड सेपरेटली 97। ये है जी पार्ट ए। जी हमने इतने जी बनाने हैं उसी मशीन पे, उन्हीं लोगों ने बना के देने हैं। तो जी बनने से पहले वाई भी तो बनना है ना। तो इतने जी बनाने के लिए इतने वाई चाहिए, इतने वाई बनेंगे इतने घंटों में, फिर इनसे जी बनेंगे इतने मजीद घंटों में। 8000 जी बनाने हैं, तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? वाई, वो भी बनाना पड़ेगा। तो पहले इतना वाई बनाने में इतने आंट लग जाएंगे, फिर उस वाई को यूज करके जी बनाएंगे तो इतने आंट और लग जाएंगे, यानी जी बनाने में टोटल इतने आंट लग जाएंगे। हाँ जी पार्ट ए। अच्छा, इस सवाल में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक वैरायटी बता रहा हूं। अगर आपको 80,000 ना बताया होता तो कैसे निकालते? पॉइंट नंबर 3 या 4 पता नहीं। 72,000 को 90% से क्रॉस अप करते, 72,000 को 90% से क्रॉस अप करते, 0.4, 3, 0.5। अगर 80,000 ना बताया होता तो फिर हम इसको 90% से क्रॉस अप करते, तो वो 80 आ जाता। बता दिए थे इसलिए 90% करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलें, आप ऑटम 23 करके आएंगे तो उसका पार्ट बी कल करता हूं मैं। कल एक और करा दूंगा फर्दर प्रोसेसिंग का, और बस फिर कल या शायद परसों शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग बस। ठीक है जी, अल्लाह।